जो प्रेजेंटेशन का टाइटल है वो है अनफोल्डिंग द मिस्ट्री ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अभी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या एसआईपीस आप सभी जानते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ सिस्टमैटिक प्लान्स होते हैं जो काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इसकी भी जानकारी हम आज सेशन में लेते हैं। लेकिन मेरे सेशन का ये मकसद ये है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो हर इन्वेस्टर फेस करता है व्हेन दे इन्वेस्ट, और इसके लिए क्या सल्यूशन है। तो प्रॉब्लम्स हम अलग अलग तरीके से ये प्रॉब्लम को देखते हैं। तो हम पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद इसके लिए क्या सल्यूशन है और हम सल्यूशन ये क्यों इस्तेमाल करें इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं एक दूसरे टाइप के स्लाइड्स में आपको ले जाता हूँ, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो बाहर का माहौल है वो काफ़ी बदल चुका है। तो हम हमेशा लोगों से कहते हैं या बच्चों से भी कहते हैं कि ज़माना बदल गया है। तो किस तरीके से ज़माना बदल गया है, हम ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हैं। पहले क्या था, कंप्यूटर्स में जिन्होंने फ्लॉपी डिस्क वगैरह देखा है या टाइपराइटर देखा है, वो आज देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इन चीज़ों से दूर होके कंप्लीटली अलग टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सिमिलरली जो हम कुकिंग की बात करते हैं, वहाँ पे हमने कैसे अलग अलग उपकरण हम यूज़ करते हैं आज की तारीख में। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन में कैसे चेंजेस आ गए। वंदे भारत जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, उस तरीके की जो फॉरेन कंट्रीज में जो ट्रेन्स चलती है उस तरीके की ट्रेन्स आज इंडिया में हैं। सिमिलरली शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है, पहले कैसे होता था, आज कैसे होता है, मॉल्स में या जहाँ पर भी आप जाते हैं कैसे होता है। खाने के मामले में भी हम देखते हैं कि पहले हम जो रेस्टोरेंट्स होते थे वहाँ पे ट्रेडिशनल जो मेनू होता था, और आज के रेस्टोरेंट्स में जो हम मेनू देखते हैं वो ज़्यादातर फॉरेन टाइप ऑफ मेनू होता है, या पिज्ज़ाज हैं या बर्गर्स हैं, जो भी है वो फॉरेन कंट्रीज में जो आपको मेनू मिलता है वो आज इंडिया में काफ़ी जगह पे है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। सिमिलरली हम जो टेलीविज़न पहले देखते थे, दूरदर्शन हो या ये सब चीज़ें एक ही चैनल होता था, आज मल्टी चैनल है ही। प्लस इवन जब हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो ओटीटी बहुत कुछ आपको सामने दिखता है। नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, या जो भी हम चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं उस तरीके का। सिमिलरली रिटायरमेंट में भी पहले ज़्यादातर लोग पेंशन में बिलीव करते थे। आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स अपने लिए खुद ही एक रिटायरमेंट नेस्ट क्रिएट करते हैं, बच्चों पे डिपेंडेंसी कम होती है और आप खुद के लिए एक कॉर्पस बना रहे। तो इस तरीके से रिटायरमेंट भी चेंज हो चुका है। तो जब हम समय की बात करते हैं तो हम यह देख रहे हैं कि समय काफ़ी बदल चुका है, ज़माना काफ़ी बदल चुका है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो पहले तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम ज़्यादातर आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट्स हम ट्रेडिशनल फॉर्म में ही इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर आप किसी को भी पूछो तो वो बैंक डिपॉजिट्स में करते हैं या गोल्ड में करते हैं या रियल एस्टेट में करते हैं। ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है ये 10, 20, 30, 40 साल पहले भी यही होता था। आज की तारीख में भी आप मेजॉरिटी लोगों को पूछेंगे तो वो भी इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स आज भी करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम देखें तो ज़माना शायद इतना बदल नहीं गया। तो लेकिन क्या इसमें ज़रूरत है कि हम नए इंस्ट्रूमेंट्स ले आएँ? तो मेरे हिसाब से ये ज़रूरत है, और मैं आपको प्रूव करूँगा कि क्यों ज़रूरत है। तो पहले सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में अगर आप देखेंगे कि कीमतें तो बढ़ती हैं, और नॉर्मल जो इन्फ्लेशन हमें दिखता है जो हम 5% बोलते हैं या 6% बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो जिसमें हमारा खर्चा ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मेडिकल, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इन या शादी ब्याह भी हम देखें तो पहले जितने खर्चे में ये सब होता था और आज की तारीख में जितना इसमें खर्चा होता है वो काफ़ी फ़र्क है। उसमें आप बोलेंगे कि उसमें शायद 5% नहीं, उसमें शायद 10% भी इन्फ्लेशन लगता हो। तो इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें क्यों दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप
60 इयर्स के हैं और आप रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपका खर्चा जो है एट द एज ऑफ 60 अगर 1 लाख रुपया है, 10 साल में इवन आप 5% इन्फ्लेशन भी पकड़ेंगे, आपका खर्चा 50% बढ़ने वाला है। और ये दिस इज एक्चुअल, ये हकीकत है कि ये ऐसा होगा। तो 70 इयर्स में आप 1.5 लाख रुपया खर्चा करेंगे। जब आप 75 होंगे तभी आप डबल, यानी 60 इयर्स में अगर 1 लाख है तो 75 इयर्स में आप 2 लाख रुपया आपका खर्चा होगा, जस्ट बाय 5% इन्फ्लेशन। और इसी तरीके से जब से आप 85-90 तक अगर जी रहे हैं तो आपका खर्चा 4 टाइम्स, यानी 1 लाख का 4 लाख के ऊपर आपका खर्चा होगा। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट करे। यानी 5% जो मैं आपको नॉर्मल इन्फ्लेशन बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेडिकल इन्फ्लेशन ले ले या एजुकेशन ले ले या दूसरा कोई बड़ा ट्रैवल वगैरह ले ले, वहां पे एक्सपेंसेस 5% से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी इन्फ्लेशन बीट करने वाला इन्फ्लेशन होना चाहिए। और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर रहा है तो आप शायद इन खर्चों, जो खर्चे आप देख रहे हो वो खर्चे आप शायद बेयर नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा बड़ा रीजन है कि जो हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स हो या जो भी हो, वहां पे आप जनरली देख रहे हो, जिन्होंने 90s देखे हैं, 90s में आई रिमेम्बर मेरे पिताजी हो या ग्रैंडफादर हो, उनको तभी 12% से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था, या 14% भी मिलता था, या 15% भी मिलता था तभी। बिकॉज आपको इतना इंटरेस्ट मिलता था, आप दूसरे एवेन्यूज की तरफ देख नहीं रहे थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप बैंक डिपॉजिट्स वगैरह देखो तो सिंगल डिजिट्स में आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अग्रीड दैट वो उसमें सेफ्टी है, गारंटी है, सब सही है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि आप सारे पैसे निकाल के कोई और इन्वेस्टमेंट में डालो, लेकिन आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ताकि आपके खर्चे बढ़ने के बाद अगर आपको जो भी रेगुलर इनकम है वो आप बेयर कर सकें। दैट इज द मेन पर्पस। तो अगर आप रिटर्न्स देखो या इंटरेस्ट रेट्स देखो तो वो भी गिर रहे हैं। आगे जाके भी ये इंटरेस्ट रेट्स और गिरने के चांसेस है, क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी बड़ी होती है उसमें गवर्नमेंट का यही एम होता है कि इंटरेस्ट रेट कैसे कम करे। क्यों कम करे? ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कैपिटल चीपर हो जाए। इंडस्ट्री को कैपिटल अगर चीप करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ेंगे। तो यही एम होता है। आप आरबीआई की कोई भी पॉलिसी पढ़ो, वो कह रहे हैं कि हमें इन्फ्लेशन 4% के आसपास ही रखना है। तो 4% के आसपास रखना है तो आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो उसी के आजू बाजू में होंगे, 5-6% जो भी। तो आपको सफिशिएंटली हाई इन्फ्लेशन अगर होगा तो आप बीट नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि हम जब रियल एस्टेट की भी बात करते हैं तो रेंटल यील्ड्स, आप रेंट के लिए अगर मकान रखते हैं तो रेंटल यील्ड्स जो हम बोलते हैं, रेंटल यील्ड क्या होता है कि आज आपके घर की जो कीमत है आज क्या है और आपको एनुअली आपको कितना रेंट मिलता है, तो उसका आप अगर रेशियो निकालो तो आप ये रेंटल यील्ड आप कैलकुलेट कर सकते। अगर आपको समझो 3 लाख रुपया साल का मिल रहा है और आपके घर की वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, तो आपका रेंटल यील्ड हो गया 3%। तो जनरली ये ज्योग्राफी वाइज जो रेंटल यील्ड्स है वो आप देख रहे हो कि 5% से भी कम है। तो इसमें भी आप इन्फ्लेशन नहीं बीट कर रहे हो। लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट हम एक्चुअली प्राइस अप्रिसिएशन के लिए बाय करते हैं, रेंटल यील्ड के लिए नहीं बाय करते। वो भी बात सही है, लेकिन जब आप मकान लेते हो और जब आप इमीडिएटली रेंट पे देते हो तो ये टिपिकली आपको जो यील्ड मिलता है वो ये है। तो ये 5% से भी कम है। और ये अगर हम पूरी चीज अगर एनालाइज करें कि हमने गोल्ड में पैसा डाला, हमने डिपॉजिट्स में पैसा डाला या हमने इक्विटी में पैसा डाला, तो इन सभी चीजों में हमको कहाँ से रिटर्न अच्छा मिला है। तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि इक्विटी, गोल्ड और डेट यानी डिपॉजिट हो या जो भी हो, उसमें आपको कितना रिटर्न मिला है। तो इक्विटी में आपको करीबन 16% रिटर्न मिला है। दिस इज फ्रॉम 2001 से 2023 तक, यानी करीबन 22 साल में आपको 16% रिटर्न मिला है। और आपका जो वैल्यू है इक्विटी में, और ये सिर्फ इंडेक्स का वैल्यू है, इंडेक्स के अलावा आपने अगर कोई और
स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो शायद इससे भी ज्यादा आपको रिटर्न मिलते। इंडेक्स में ही आपको 16% यानी करीबन 28 टाइम्स आपको रिटर्न मिला है। गोल्ड में आपको 12 टाइम्स रिटर्न मिला है, करीबन 12% रिटर्न। और फिक्स्ड इनकम जो है उसमें आपको 4 टाइम्स यानी करीबन 7% का रिटर्न मिला है। तो इक्विटी ऑब्वियसली आउट परफॉर्म किया है। और आप अगर रियल एस्टेट की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर समझो आपने 1 लाख का एक घर खरीदा होता 2001 में, 1 लाख रुपया सॉरी 10 lakhs का एक मकान खरीदा होता 10 लाख रुपए का, तो आप शायद ही किसी का घर जो है वो 28 टाइम्स बड़ा हो। 10 lakhs का 2.8 करोड़ यानी करीबन 3 करोड़ रुपया आज की तारीख में वैल्यू बहुत ही मुझे उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, जो कि इक्विटी से आपको मिला है। तो इक्विटी में अगर आप डालते हो तो आपको ये जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे दिख रहे हैं। और ये मैंने 5 साल 10 साल के नहीं 22 ईयर्स के ये रिटर्न्स निकाले हैं और इसमें आपको 16% रिटर्न मिला है। तो लेकिन सारे लोग इक्विटी में क्यों नहीं पैसा डालते, तो उधर भी चैलेंजेस हैं। तो ये मैंने आपको जो इनिशियली बताया था कि मेजॉरिटी लोग जो है वो प्रॉपर्टी में या गोल्ड में बैंक डिपॉजिट्स में पैसे डालते हैं। और पहले 3 नंबर अगर आप ऐड करो तो उसका टोटल होता है 80%। 80% जो पैसा है वो इन 3 चीजों में ही ब्लॉक हो जाता है। इक्विटी में करीबन 5% ही वैल्यू इन्वेस्टेड है, और जबकि इक्विटी सबसे ज्यादा आपको रिटर्न भी दे रहा है। तो जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसमें लोगों ने कम पैसा इन्वेस्ट किया है। और क्यों कम पैसा इन्वेस्ट किया? बिकॉज इक्विटीज में जो है उतार चढ़ाव है। हमें लगता है कि गोल्ड नॉर्मली एक ही वन वे है कि ऊपर ही जाएगा, रियल एस्टेट एक ही तरह ऊपर ही जाएगा, लेकिन इक्विटी जो है वो ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर आप लास्ट 25 ईयर्स अगर आप इक्विटी देखेंगे तो सिर्फ 6 साल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ 6 साल में इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ओवरऑल 19 साल में इक्विटी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और टोटल 25 ईयर्स में इक्विटीज ने 12% का ये रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। तो ये अगर आप इक्विटीज की बात करें तो उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप लंबे समय में अगर इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और दूसरी चीज जो हम इक्विटीज में करते हैं कि इक्विटीज जब नीचे होते हैं तो हम उससे डर जाते हैं, यानी फियर जो हम बोलते हैं, और जब इक्विटीज ऊपर जाते हैं तो हम उसमें और पैसा डालते हैं। हम सभी लोग ऐसा करते हैं, और ये ग्राफ भी आपको वही दिखा रहा है कि लालच में आके हम ज्यादा पैसे डालते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, जब कोविड हुआ था 2020 में तो मार्केट नीचे गिरा था, 40% मार्केट नीचे गिरा था, और ये ग्राफ में आपको दिख रहा है वो क्लियरली कि 2020 में मार्केट नीचे गिरा था। उस समय लोगों ने उस एक साल में बहुत कम, वो 2 बार के बीच में आप देखेंगे कि जो FY21 का बार है वो सबसे कम है। वहां पे लोगों ने बिल्कुल इक्विटीज में इन्वेस्ट ही नहीं किया था क्योंकि मार्केट गिरा था। जैसे ही मार्केट वापस ऊपर गया लोगों ने फिर से पैसे इक्विटीज में डालने शुरू किए। तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से गलत बात है कि आपको कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं रखेंगे तो इक्विटी भी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे पाएगा। अगर आप मार्केट ऊपर है तभी सिर्फ डालते हो और मार्केट जब नीचे है तभी आप डर से बाहर आते हो मार्केट से, तभी आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता। तो ये एक टिपिकल साइकिल होता है कि जब इन्वेस्टर पैसे एक्स्ट्रा डालता है और जब मार्केट नीचे आता है तभी मार्केट से पैसे विड्रॉ करता है। लेकिन ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जब भी मार्केट गिरा है, ये बहुत सारे ओकेजन्स हैं जो की ओकेजन्स है जब मार्केट गिरा है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, कारगिल वॉर, फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ था, सार्स आउटब्रेक हुआ था, इराक वॉर हुआ था, बीजेपी ने जब इलेक्शंस हारे थे 2004 में, जब हम सबको लग रहा था कि बीजेपी इलेक्शंस विन होंगे, उस टाइम पे जब हारे थे तभी मार्केट गिरा था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में सबसे ज्यादा मार्केट गिरा था, 60% मार्केट गिरा था। उसके बाद भी काफी टाइम पे से मार्केट गिरा है। कोविड में भी 40% मार्केट गिरा था। लेकिन इन सभी जो ये जो माइलस्टोन्स है, इन टाइम में जब भी मार्केट गिरा है, उसके बाद जब मार्केट फिर से वापस ऊपर गया तभी के आप अगर रिटर्न्स देखेंगे, एक
3 और 5 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है कि अगर हम इन टाइम में अगर मार्केट में बने रहते तो हमें इस टाइप के रिटर्न्स हमें देखने मिलते। फॉर एग्जांपल जब बीजेपी मार्केट इलेक्शंस हारी थी 2004 में और मार्केट जब 24% गिरा था, उसके बाद आप देखेंगे एक साल में मार्केट 50% अप हुआ है और 3 साल में मार्केट ने 45% रिटर्न्स दिए, यानी एवरी ईयर 45% ऑन एन एवरेज रिटर्न दिए, वो जिसको हम CAGR बोलते हैं, कंपाउंडेड रिटर्न बोलते हैं। और 5 साल में मार्केट ने 26% रिटर्न्स ऑन एन एवरेज दिए। तो ये मौका जो है, ये जिन्होंने इस टाइम में मार्केट से निकल गए, उन्होंने ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया। तो अगर हम 2022 अभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो हुआ है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 17% मार्केट गिरा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, और एक साल के बाद वही मार्केट ने आपको 23% रिटर्न दिए। तो मेरा कहना यह है कि मार्केट में उतार चढ़ाव होते ही, लेकिन आप अगर मार्केट में बने नहीं रहेंगे, अगर आप विड्रॉ करेंगे, वापस आएंगे, ये करेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट में रहेंगे तो आप इसमें वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम था, ये मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि क्या प्रॉब्लम है कि एक तो लोग ज्यादातर इक्विटी से दूर रहते हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में ही रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से आप सारा पैसा निकालो, मैं ये कह रहा हूँ कि इक्विटीज में थोड़ा और बढ़ाओ, बाकी इसमें आप जितना आपको रखना है वो आप रखो, लेकिन इक्विटीज में जो अभी हम 5% ही देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो आप थोड़ा इंक्रीज करो, क्योंकि इक्विटीज अच्छा रिटर्न दे रहा है उसी के हिसाब से, और इन्फ्लेशन को अच्छी तरीके से बीट कर पाए। सो 3 तरीके हैं जो सिस्टमैटिक तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो SIP जो सभी को पता है, एवरी मंथ आप एक कुछ आपकी जो राशि है वो आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो होता है वो टिपिकली अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए उसके लिए एक सिस्टमैटिक ऑप्शन होता है। और तीसरा जो है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, अगर आपके पास कोई बल्क अमाउंट आता है, 5 लाख आता है, 10 लाख आता है, जो भी आता है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या आपको कोई इनहेरिटेंस मिला है, तभी आपको एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, यानी एक लिक्विड फंड में वो आप पैसा सारा डाल के आप वो लिक्विड फंड से एवरी मंथ एक SIP कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास अगर आपका गोल, आपको 2-3 साल के बाद आपका गोल है और उसके लिए आपके पास पैसे रेडी हैं, तभी आप वो पैसे इक्विटी से निकाल के आप डेट फंड में डाल सकते हो, ताकि आपका पैसा कम वोलेटाइल फंड में जमा करे। तो ये STP होता है, SWP और SIP, हम तीनों के बारे में अब हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो SIP क्या होता है? SIP में आपके बैंक अकाउंट से पैसा म्यूचुअल फंड में मंथली फ्रीक्वेंसी पे, वीकली फ्रीक्वेंसी भी होती है, डेली फ्रीक्वेंसी भी होती है, बट जनरली पॉपुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली फ्रीक्वेंसी है। वो मंथली फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपका पैसा म्यूचुअल फंड में चला जाता है। सिमिलरली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मैंने आपको बोला रेगुलर इनकम के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो म्यूचुअल फंड से आपको रेगुलर इनकम मिलके आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। टिपिकली जो रिटायरमेंट के लिए पैसे होते हैं, लोग SWP करते हैं। और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जो मैंने आपको बताया, एक फंड से पैसा निकल के दूसरे फंड में चला जाएगा, डेट फंड से या लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में जा सकता है, या इक्विटी फंड से डेट फंड में जा सकता है। तो दोनों तरीके से आप फंड टू फंड आप ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। तो SIP का सबसे बड़ा एडवांटेज है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? आपने अगर कोई एक, आप समझो 10,000 रुपया महीने का आप कोई फंड में डाल रहे हैं और एक महीने में NAV जो है वो 20 रुपये पे आपको मिल रही है। इसके अगर 20 रुपया NAV है तो आपको 500 यूनिट्स अलॉट होते हैं 20 रुपये के हिसाब से। 10,000 रुपया आपका SIP है। अगले महीने में अगर NAV गिर के अगर 16 रुपया होती है तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे? 10,000 रुपये के लिए 625 यूनिट्स। आपको टोटल यूनिट्स अभी आपके पास है 1125, 1125 यूनिट्स टोटल आपके पास जमा है। और
ये 1125 यूनिट्स आपने लिए हैं, 500 यूनिट्स 20 रुपये में, 625 यूनिट्स आपने 16 रुपये में लिए। तो एवरेज जो आपका यूनिट का कॉस्ट है वो 20 और 16 के बीच में है, वो है 17.78। तो इसमें क्या हुआ कि जब भी मार्केट गिरा है आपको कम दाम में यूनिट्स मिले हैं और आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो यूनिट्स का वो भी कम हो गया। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देता है। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड में जमा रहना है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है और उस समय आप अगर बाहर रहेंगे तो आपको ये कम दाम वाले जो यूनिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मार्केट नीचे है तभी आप अगर निकल जाते हो तभी आप ये कम दाम वाले यूनिट्स नहीं ले सकते। और ये एक एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया है। 20 साल में अगर आप सेंसेक्स में ही इन्वेस्ट किए होते तो 20 साल पहले सेंसेक्स का वैल्यू था 4325 और आज की तारीख में वैल्यू है 65,387। सितंबर एंड वैल्यू जो है 65,387। अगर आपने सेंसेक्स में ये 20 साल में इन्वेस्ट किया होता तो आपके जो सेंसेक्स का एवरेज वैल्यू है, एवरेज जो मैंने आपको अभी बताया था, ये दो 20 और 16 का जो एवरेज है वो 17.78 था। वैसे ही सेंसेक्स यूनिट्स में एवरेज वैल्यू जो है आपको होता था 16,813। 16,813 में आपको सेंसेक्स के यूनिट्स मिलते थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आज की तारीख में आप ये यूनिट्स बेचने जाते हो तो आपको कितने मिलेंगे? हर यूनिट का आपको मिलेगा 65,387, क्योंकि यही सेंसेक्स का वैल्यू है आज की तारीख में और आपका एवरेज वैल्यू कितना है? 16,813। सो 16,813 के ऊपर जितने भी आपको पैसे मिले हैं वो आपका प्रॉफिट है एट अ यूनिट लेवल। पर यूनिट आपका प्रॉफिट है 65,387 माइनस 16,813। बिकॉज ये आपका प्रॉफिट इतना बड़ा क्यों है? 40-50 हजार के आसपास आपका प्रॉफिट है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि आप 20 साल से सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 5 साल ही इन्वेस्ट किए होते तो आपका प्रॉफिट मे भी शायद 5,000 होता, मे भी 2,000 होता या 3,000 जो भी होता। लेकिन आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरते जाएगा। आपने शुरू किया था 4,325 और आज की तारीख में है 65,000। तो आप हर समय वो यूनिट्स खरीदते गए और कम दाम में खरीदते गए जब भी मार्केट गिरा हुआ था। तो आपका एवरेज कॉस्ट है 16,000। तो 16,000 के ऊपर जो भी वैल्यू है वो आपका प्रॉफिट है। तो लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए और एवरेजिंग करते रहिए। और सेकंड, ये और एक एग्जांपल है। दो फ्रेंड्स हैं, मोहित एंड रोहित। तो इन्होंने, एक ने 25वें साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया, एक ने 20 साल के बाद यानी 45 इयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मोहित ने 5,000 रुपये महीना SIP की है। 55 इयर्स तक यानी 30 साल तक मोहित ने इन्वेस्ट किया। प्रिंसिपल कितना हुआ? 18 लाख रुपया। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 इयर्स और 12 महीने, 18 लाख का प्रिंसिपल मोहित ने इन्वेस्ट किया है। रोहित ने 45 इयर्स के बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन रोहित ने सोचा कि मोहित तो 18 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, मैं भी 18 लाख इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पास 10 ही साल पड़े हैं, तो 55 इयर्स में दोनों को रिटायर होना है। तो 10 साल में अगर मुझे 18 लाख जमा करने हैं तो मैं 15,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करूंगा। तो रोहित ने 15,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, मोहित ने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे दोनों के, तो अगर हम इक्विटी फंड की बात करते हैं और 12% अज्यूम करते हैं कि रिटर्न्स मिले होंगे, तो 12% के हिसाब से मोहित को मिलते हैं 1.76 करोड़ रुपीस यानी करीबन 2 करोड़ रुपए, और रोहित को मिलते हैं सिर्फ 35 लाख रुपए। दोनों ने इन्वेस्ट किया 18 लाख, लेकिन एक को मिले करीबन 2 करोड़, एक को मिले करीबन 35 लाख। क्यों मिला? क्योंकि समय जो था दोनों का अलग अलग था। तो हम ये कहते हैं कि लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे और कम पैसे भी इन्वेस्ट करोगे तो भी आपके रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो इसमें और एक आप देखिए कि हम बोलते हैं कि सेफ्टी की तरफ भी हम बढ़ते हैं, लेकिन
आप सारे पैसे अगर सेफ्टी की तरफ रखेंगे तो आपका जो कॉर्पस है वो उतना ही कम होगा। यहाँ पे आप 8% के रिटर्न्स अगर देखेंगे मोहित के, 8% में अगर इन्वेस्ट किए होते तो 75 लैक्स ही मोहित को मिलते, लेकिन 12% पे इन्वेस्ट करते, इक्विटीज में इन्वेस्ट करते, तो उनका जो रिटर्न है वो 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिला है, 1.76 करोड़ मिला है, और 8% में सिर्फ 75 लैक्स मिला है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आप रिस्क फ्री या आपको रिस्क कम लेना है, विच इज फाइन, बट आप सारे पैसे अगर कम इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ रिटर्न में रखेंगे तो आपका जो फाइनल कॉर्पस है वो भी कम होगा, और वो शायद सारा कॉर्पस आप इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पाएगा। और एक आपको एक सिस्टमैटिक प्लान में और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली स्टैंडर्ड एसआईपी में पैसा रखते हैं और शायद लंबे समय तक भी रखते हैं। तो ये आप देखेंगे 25 ईयर रिटर्न है निफ्टी का, और आपने अगर 25,000 रुपीज निफ्टी में डाले होते हर महीने के लिए तो 75 लैक्स जमा होते 25 साल के लिए, और आपका कॉर्पस करीबन 5 करोड़ रुपया हो जाता। 5 करोड़ कॉर्पस होता था 25 साल में, अगर आप 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, और रिटर्न आपका 13% जो आपको ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोग स्टेप अप करते हैं। और मैं क्यों स्टेप अप करने की बात कर रहा हूँ, एक तो हमारी जो आमदनी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, मे बी 5%, मे बी 10%, आपको जितना चाहे। तो जो इन्वेस्टर 25,000 से शुरू करता है और हर साल में 10% बढ़ाता है एसआईपी का अमाउंट, यानी स्टेप अप करता है, उनका जो कॉर्पस है वो 5 करोड़ नहीं, 11 करोड़ के आसपास उनको कॉर्पस मिलता है। यानी कॉर्पस डबल हो जाता है जब आपका एसआईपी जो है वो स्टेप अप करते हैं। और आप इन्वेस्ट कितना करते हो, करीबन 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट करते हो, और आपको करीबन 11 करोड़ रुपया आपको ये 25 साल में मिलते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 5 करोड़ और 11 करोड़ में कितना डिफरेंस है, और स्टेप अप का क्या बेनिफिट है, क्योंकि आप सारा पैसा इकट्ठा तो नहीं डालते हो, हर महीने ही डालते हो, आपकी आमदनी तो बढ़ती है, तो 10% कीजिए, 5% कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन ये एक जो प्रिंसिपल है स्टेप अप वाला, अगर ये आप भूलते हैं तो आपका जो कॉर्पस है वो आपको उतना बड़ा नहीं दिखेगा जितना आप कर सकते हो। फिर आप पीछे देखोगे, 10-20 साल पीछे देखोगे, आपको लगेगा अरे ये इक्विटी मार्केट इतना बढ़ गया और मैंने ये मौका मिस कर दिया। तो आपको बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने मौका मिस किया। ये एक तरीका है, बहुत लोग मिस करते हैं इसको, बहुत लोग स्टेप अप नहीं करते हैं एसआईपी। तो आप मत भूलिए कि आप अगर लंबे समय तक कोई कॉर्पस आप जमा करें तो सिस्टमैटिक प्लान में स्टेप अप करना ना भूलिए, ताकि आपका कॉर्पस बढ़े। अभी हम बढ़ते हैं एसडब्ल्यूपी की तरफ, जिसको हम एक वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है, एक वेल्थ डिक्यूमुलेशन होता है। यानी आपने कॉर्पस जमा किया है, वो आपको पूरे आपके रिटायरमेंट के समय के लिए आपको रेगुलर इनकम देगा। तो टिपिकली हम क्या बोलते हैं कि ये मैं टेबल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टिपिकली हम क्या बोलते हैं कि अगर आपने एक कॉर्पस समझो 8% देने वाले इंस्ट्रूमेंट में रखा है, इंस्ट्रूमेंट आपको या फंड आपको 8% रिटर्न देता है, तो आपका जो विड्रॉल रेट है वो 8% से भी कम होना चाहिए। टिपिकली 50% आप समझ लीजिए विड्रॉल रेट होना चाहिए, ताकि आपके पास कोई इमरजेंसी के लिए भी कॉर्पस जमा रहे। नहीं तो क्या होगा, ये कॉर्पस पूरा का पूरा इरोड हो जाएगा, यानी आपको जितना इनकम आ रहा है उतना ही पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर 8% रिटर्न मिल रहे हैं तो आप 4% विड्रॉ कीजिए, आपको 10% रिटर्न मिल रहे हैं तो 5% विड्रॉ कीजिए, आपको 12% रिटर्न मिल रहे हैं तो 6% विड्रॉ कीजिए। तो जो आधा पैसा है वो आप इमरजेंसी के लिए रखिए, ताकि वो कॉर्पस बढ़े। अभी हम शुरू करते हैं, आपके पास कॉर्पस कितना था। आपके पास समझो शुरू से कॉर्पस था 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ का कॉर्पस था, आपको रिटर्न मिलता है 8%, आपने विड्रॉल रेट रखा है 4%। 4% यानी क्या, 1.5 करोड़ पे 4% होता है 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया अगर आप विड्रॉ करते हो, कॉलम सी अगर देखेंगे 6 लाख रुपया यानी महीने के 50,000 रुपए अगर आप विड्रॉ करते हैं, तो आपका विड्रॉल रेट है 4%, आपका जो एक्यूमुलेशन रेट है यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फंड इज 8%।
तो आपको 10 साल में आप विड्रॉ करते हैं 60 लाख रुपए, लेकिन बिकॉज आपने सारे पैसे विड्रॉ नहीं किए हैं, आपने 8% रिटर्न मिलने के बावजूद भी 4% ही विड्रॉ किया है, आपके खाते में 1.5 करोड़ से बढ़कर 10 साल के बाद आपका कॉर्पस होता है 2.4 करोड़। आप सोचिए, 1.5 करोड़ से आपने हर महीने 50,000 रुपया विड्रॉ किए, फिर भी आपका कॉर्पस बढ़ के हो गया है 2.4 करोड़। तो आपको टोटल रिटर्न जो मिले थे वो 1.5 करोड़ आपको मिले थे, उसमें से 60 लाख आपने विड्रॉ किए और आपको फाइनल गेन्स जो मिले हैं वो 90 लाख रुपए मिले। यानी 1.5 करोड़ पे 90 लाख आप लगाएंगे तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए होंगे। तो आप 10 साल के बाद भी आप देखेंगे तो आपका कॉर्पस बढ़ जाएगा। यही अगर विड्रॉल रेट आप 5% करते हो, अगर आप 5% करते हो तो 5% के हिसाब से आप 6 लाख के बजाय 7.5 लाख विड्रॉ करोगे। 7.5 लाख अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको एंड ऑफ द 10 ईयर्स 2.4 करोड़ के बजाय शायद 2.3 करोड़ होगा या 2 करोड़ होगा या उससे भी थोड़ा कम होगा अभी तो। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे 8% विड्रॉ करोगे तो आपका कॉर्पस जो है वो 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। लेकिन इसमें एक रिस्क है कि जिस साल में मार्केट गिरता है उस साल में आपको 1.5 करोड़ उससे भी कम हो जाएगा। तो ये एक इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जितने आपको रिटर्न्स मिलते हैं उससे आपको 50% आप विड्रॉ कीजिए, 8% रिटर्न मिल रहा है तो 4% कीजिए, 10% मिल रहा है तो 5% कीजिए, 12% मिल रहा है तो 6% कीजिए। तो ये आप करेंगे तो आपको अच्छा खासा मंथली आपको कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये SWP का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इक्विटी फंड से जमा करके एक अच्छी खासी राशि बनाई है और इससे आपको रेगुलर आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स भी हैं जो आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको बता पाएंगे। सो एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, अगर आप ये सब प्लान नहीं करोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्रॉब्लम्स पहले से अगर आप प्लान करेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। ये सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं। तो टिपिकली हम क्या देखते हैं, हम जब इन्वेस्ट करते हैं, और मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये पूछा है कि वो परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करते हैं, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है वही प्रोडक्ट चूज करते हैं और वही इन्वेस्ट करते हैं। वो शायद गलत तरीका है। आपको पहले क्या करना है, आपके गोल की तरफ ध्यान रखना है। लोग रिटर्न्स की तरफ ध्यान देखते हैं, आपको गोल की तरफ ध्यान रखना है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। आपका जो गोल है, एजुकेशन होगा, मैरिज होगा या रिटायरमेंट होगा या घर लेने के लिए होगा, अगर आप गोल की तरफ नहीं ध्यान देंगे तो आपके गोल कैसे अचीव होंगे। आप रिटर्न की तरफ ध्यान देंगे तो आप प्रोडक्ट पे ही अटके रहोगे। तो गोल की तरफ ध्यान दीजिए, एसेट एलोकेशन कीजिए, यानी आपको इक्विटी में कितना रखना है, आपके फिक्स्ड एसेट्स में कितना रखना है, ये सब आप एलोकेशन कीजिए। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स चुनिए। लेकिन ये सब आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। एनजे की जो टीम है, मुख्तार भाई की जो टीम है, वही आपको इसमें हेल्प कर सकती है कि आपको ये सब कैसे करना है और आपके गोल्स कैसे अचीव कर रहे हैं। तो आप अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपके गोल के लिए आपको सही रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो मैं इस स्लाइड से जो एक प्रोवर्ब है, इससे मैं मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और मुख्तार भाई, अगर कोई आपके पास सवाल हैं इन्वेस्टर के, मैं वो सवाल ले सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। काफ़ी सिंपल तरीके से आपने पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उसको समझाया है कि हम कैसे बेटर इन्वेस्टमेंट करके, प्लानिंग करके अपना रिटर्न जनरेट और वेल्थ क्रिएट करके अपने गोल और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। काफ़ी सारे अप्रिसिएशन भरे मैसेज भी हैं आपके लिए चैट बॉक्स के अंदर में, और काफ़ी सारे सवाल भी हैं, और उसमें सबसे जो कॉमन सवाल है कि सर सबसे अच्छा फंड बताइए। तो मैं सिर्फ फंड बताने में प्रॉब्लम यही होता है कि जनरलाइज हो जाता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड वन साइज फिट्स ऑल।
मुख्तार भाई के लिए जो फंड्स हैं और सतीश प्रभु के लिए जो फंड्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें अलग है और हमारे रिस्क का जो पैटर्न है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो हमारी और आपकी अलग हो सकती है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। इक्विटी अगर हम देते हैं तो टिपिकली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए 5 साल के ऊपर, और उसमें भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। तो टिपिकली स्मॉल कैप जो होते हैं वो बहुत उसमें उतार चढ़ाव होता है, रिटर्न्स अच्छे होते हैं लेकिन उतार चढ़ाव भी काफी होता है। लार्ज कैप में उतार चढ़ाव कम होता है, रिटर्न्स थोड़े से कम होते हैं। तो आपका जो रिस्क एपिटाइट है उस हिसाब से आपको लार्ज कैप चुन लिए, मिड कैप लीजिए, स्मॉल कैप लीजिए या फ्लेक्सी कैप लीजिए, आपको जो आपका रिस्क एपिटाइट है उस हिसाब से आप लीजिए। और अगर आपका रिटायरमेंट अगर गोल है तो आपको कोई हाइब्रिड फंड लेना होगा, जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं, उस तरीके के फंड्स होते हैं। तो आपके जो नीड्स है वो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उस हिसाब से आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करके, आपके गोल्स भी कोई 3 साल का गोल होगा, 10 साल का गोल होगा, 20 साल का गोल होगा, उस हिसाब से आपको वो फंड्स का एक पैकेज आपको चूज करना है। परफेक्ट कहा सतीश सर ने कि आज का जो अपना सेशन है हम लोग जो बात कर रहे हैं पर्सनल फिनांस के ऊपर में बात कर रहे हैं। और पर्सनल फिनांस में जो आपका जो पहला ही वर्ड है वो पर्सनल है, तो सबके लिए वो पर्सनल होता है। तो आपको जिन्होंने यहाँ पे बुलाया है, जो भी आपके दोस्त हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके थ्रू बैठ करके इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि आप मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले काम तो क्या है कि आपको अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना है, जिससे आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके दोस्त जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया, उनको आइडिया आएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो सबके लिए अलग है, और जो आपसे क्लोज कांटेक्ट में है, आपके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, आपके फाइनेंशियल डॉक्टर, वो आपको बेहतर जो है आपके लिए बेस्ट स्कीम दे सकते हैं। अभी सर एक और क्वेश्चन है कि इतना ही ऐड करूंगा कि अगर आपका गोल लंबे समय के लिए है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना मत भूलना, क्योंकि इक्विटीज ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कॉन्फिडेंटली आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं, और हिस्टोरिकली ये प्रूवन है। तो इक्विटी से आप अगर आपका गोल 5 ईयर्स से भी ज़्यादा है, 10 साल 15 साल के बाद है, तो इक्विटीज इंक्लूड करने के लिए मत। सर एक और क्वेश्चन है कि SIP का जो है, मैं पिछले 3 साल से SIP कर रहा हूँ, SIP बहुत अच्छी रिटर्न दे रही है, तो अभी क्या करूँ, बंद कर दूँ या कंटिन्यू रखूँ अपने गोल तक? तो मैंने ये प्रेजेंटेशन में भी यही बोला कि आपका जो ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान जो है वो गोल की तरफ होना चाहिए, और आप गोल की तरफ ध्यान रख के आपके SIPs या जो भी आप चल रहे हैं उसको आप विड्रॉ कीजिए। तो आपका गोल अगर नज़दीक है तो आप वो पैसे आप फिक्स्ड इनकम में डाल के उसको लॉक कर सकते हैं, ताकि आपका जब गोल आएगा तभी आप वो पूरे के पूरे पैसे आप ले सकते हो। लेकिन आपका ध्यान जो है वो गोल की तरफ होना चाहिए, ना कि फंड की तरफ। तो वो सब आपको आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको पूरा वो गोल ट्रैकिंग आपको शीट बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका गोल जब नज़दीक आता है तभी आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ध्यान आपका गोल की तरफ होना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन है सर कि SIP स्टार्ट करने का सबसे सही समय कब है, कब चालू करें SIP? सो आई वुड से दैट SIPs के लिए ऐसा कोई समय नहीं है कि आप आज शुरू करें, कल शुरू करें। SIPs बेस्ट यूज होते हैं अगर आप मल्टीपल साइकिल्स में वो SIP आप रन करें। और मैंने आपको एक सेंसेक्स का एग्जांपल बताया था, या निफ्टी का एक SIP का एग्जांपल बताया। तो लंबे समय तक आप जितना SIP कर सके वो आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा है। तो सिंस आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP में आपको आज की तारीख में टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल पहले भी आप इन्वेस्ट करें तो भी कोई इशू नहीं है, 2 साल बाद इन्वेस्ट करें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर लगे कि आज मेरे पास SIP नहीं है और आज मुझे शुरू करना है,
तो आप समय मत देखिए, आप तुरंत एसआईपी शुरू कीजिए, क्योंकि आप सारे पैसे एक साथ नहीं लॉक कर रहे हो, आप मंथली जो एसआईपी फ्रीक्वेंसी है उस पे कर रहे हो। तो जब वो उस समय जो भी मार्केट होगा वो आपको एनएवी मिलेगा और आपको फिर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, मैं उसका सर आंसर दे देता हूँ कि एक क्वेश्चन है कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में हम लोन ले सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में हम लोन ले सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है तो उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मेरा गोल तो बड़ा है सर, लेकिन उतना पैसा नहीं है, तो गोल कैसे अचीव करूं एसआईपी के थ्रू? सो वो तो कहते हैं कि जितनी चादर है उतना ही आप पैर फैला सकते हो। तो आपको गोल अगर आपका बहुत बड़ा है तो आपको गोल का जो समय है वो आप और बढ़ा सकते हो। दो उसमें ऑप्शंस है। एक तो अगर आपका गोल 5 साल में है और आपको लग रहा है कि आप 5 साल में वो पूंजी जमा नहीं कर पाओगे, तो गोल को 7 साल पे लाइए या 8 साल पे लाइए, समय लंबा कीजिए। या फिर आपको गोल को कंप्रेस करना पड़ेगा, आपको गोल जितना आप जमा कर सके उतने में आपको वो गोल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझो 2 बेडरूम का घर लेना है या 3 बेडरूम का घर लेना है, और आपको लग रहा है कि उस समय तक आप उतना पैसा नहीं जमा कर पाओगे, तो आपको शायद 2 बेडरूम का लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 3 बेडरूम। या फिर आप और 2 साल के बाद आप वो घर लीजिए ताकि आप वो अमाउंट आप जमा कर सकें। परफेक्ट है सर। और एक और जो सर ने प्रेजेंटेशन में भी आप लोगों से शेयर किया, जो टॉपअप वाली उन्होंने बात की कि आप एक एसआईपी चालू करिए और उसको हर साल आप एक सर्टेन अमाउंट से एटलीस्ट 10% से बढ़ाइए, तो बड़े गोल को आप एक छोटे एसआईपी से सिस्टमेटिकली अचीव कर सकते हैं। सर एसडब्ल्यूपी ये तो मैं बोलूंगा कि हर एक इन्वेस्टर को करना चाहिए। तो इसमें अगर आपके जो टॉपअप है उसमें आप एडिशनल गोल्स भी आप अचीव कर सकते हैं। तो आपने अगर 5 गोल्स के बारे में सोचा है, आप टॉपअप करेंगे तो आप शायद 6 या 7 गोल अचीव कर पाएंगे। तो ये एक ब्यूटी है टॉपअप एसआईपी की। सर एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल के बारे में भी कुछ लोग जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में अगर आप ब्रीफ में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल जो होता है वो एग्जैक्टली एसआईपी के ऑपोजिट होता है। एसआईपी में आप पैसे जमा करते हैं कॉर्पस बढ़ाने के लिए, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए। और एसडब्ल्यूपी जो है वो आपने कॉर्पस जमा करने के बाद आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो उसके लिए आप एसडब्ल्यूपी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप एक अमाउंट फिक्स कर सकते हो, आपको महीने के 10,000 चाहिए या 20,000 चाहिए, तो आपके फाइनेंशियल प्लानर जो है वो आपको वो कैश फ्लो एक स्टेटमेंट आपको बता सकते हैं कि अगर ये फंड, जो मैंने आपको बोला कि एक एग्जांपल मैंने दिया था, 8% अगर फंड रिटर्न दे रहा है और आपका विड्रॉल रेट जो है वो 8% से कम होना चाहिए, यानी 4% अगर है, तो आपको फंड के उतार चढ़ाव में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये याद रखिए कि फंड के रिटर्न से कम आपका विड्रॉल रेट होना चाहिए और इसमें आपको रेगुलर रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर आपकी अच्छी खासी कॉर्पस है तो आपको ये रिटायरमेंट, पूरे आपके जो 20-30 साल का रिटायरमेंट पीरियड होगा उसमें आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। सेकेंड मेजर एडवांटेज इसमें ये भी है कि ये टैक्स एफिशिएंट भी है कि इसमें आपको जो टैक्स लगता है, टिपिकली क्या होता है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में जब आप रेगुलर विड्रॉल करते हो, पूरा का पूरा अमाउंट जो होता है वो टैक्सेबल होता है। इसमें पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, सिर्फ कैपिटल गेन्स जो होंगे वो आपको उसके लिए टैक्सेबल होंगे। और अगर आप जो हाइब्रिड टाइप स्ट्रक्चर अगर लेंगे तो उसमें भी आपको और टैक्स एफिशिएंसी मिल सकती है। तो इसमें डबल बेनिफिट है, एक तो रेगुलर इनकम आपको मिलेगा और सेकंड आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलेगा।
एक और क्वेश्चन है सर कि लमसम विच वन इज बेटर, लमसम और रेगुलर इन्वेस्टमेंट? मैं तो बोलूँगा अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो रेगुलर इज़ ऑलवेज़ बेटर। अगर आपके पास लमसम पैसा आता भी है, तभी आप उस पैसे को एक लिक्विड फंड में आप रखिए और वो लिक्विड फंड से आप मेबी 5-6 महीने तक एवरी मंथ एक छोटी-छोटी अमाउंट आप इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र कीजिए। क्योंकि इकट्ठा आप कोई भी टाइम पे अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर इज़ अ रिस्क। तो वो रिस्क कम करने के लिए आप वो अमाउंट डिवाइड कर दीजिए, एक लिक्विड फंड में डाल के आप उसको एसटीपी के थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है सर, उसका आंसर मैं दे देता हूँ कि एक बार मैंने, क्वेश्चन ये है कि मैंने एक एसआईपी चालू की है 10,000 की और उसको मैं टॉपअप करता हूँ 5,000 से नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, तो वापस मैं 10,000 पे आ सकता हूँ क्या? तो एकदम बिल्कुल आ सकते हैं आप। कभी भी जो टॉपअप वाला जो अमाउंट है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सब एक क्लिक पे होता है। पूरा का पूरा जो अपना प्रोसेस है ऑनलाइन है। तो मान लेते हैं कि आज आपने एसआईपी चालू की और 2 साल के बाद आपको लगता है कि नहीं अभी आपको अमाउंट कम करना है या टॉपअप कम करना है, तो एनी टाइम इन बिटवीन आप कम कर सकते हैं। तो सतीश सर, हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन एक रह गया अपना, टैक्स के ऊपर में एक क्वेश्चन आया है कि टैक्सेशन कैसे डिफरेंट रहता है अपना एफडी और म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी वाले स्कीम या हाइब्रिड वाले होते हैं वो। इक्विटी फंड में आपको जो टैक्सेबिलिटी है वो अगर आप 1 साल के पहले अगर विड्रॉ करते हो तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपको पड़ेगा। और अगर 1 साल के बाद आप अगर विड्रॉ करते हो तो जो कैपिटल गेन होगा उस पे आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और उसमें भी अगर आपका कैपिटल गेन्स जो है वो 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम अगर कैपिटल गेन्स है तो आपको नील टैक्स, यानी देयर इज नो टैक्स ऑन दैट। सो ये एक एडवांटेज है इक्विटी फंड्स का। अगर आप वही अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में देखेंगे तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना होता है। और जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं जिनमें इक्विटी टैक्सेशन, जो हाइब्रिड फंड्स भी काफ़ी सारे हैं, फॉर एग्जांपल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स वगैरह होते हैं जिनमें आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा, वो भी इसी तरीके से चलेगी। तो लेस देन 1 ईयर में 15%, मोर देन 1 ईयर में 10%, और उसमें भी 1 लाख के नीचे अगर आपका कैपिटल गेन्स है तो उसमें आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं। तो ये टैक्स एडवांटेजेस हैं इक्विटी फंड्स। ओके, एक और क्वेश्चन है कि मैंने एसआईपी चालू किया था और पैसे की ज़रूरत है तो विड्रॉ कर लिया था, क्या मैंने जो विड्रॉ अमाउंट किया था उसको बाद में मेरे पास में पैसा है तो एडिशनल इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कभी भी पैसा उठाया है तो आप उसको टॉप अप एनी टाइम कर सकते हैं। यस। एक और सर क्वेश्चन है कि ईएलएसएस फंड में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 साल का लॉक इन होता है ईएलएसएस फंड्स में। लेकिन मैं तो बोलूँगा इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो टिपिकली आप लॉन्ग टर्म के लिए ही रखिए। 3 साल लॉक इन भले हो, आप उसको एटलीस्ट 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स के लिए आप रखिए, ताकि आपको वेल्थ क्रिएशन का मौका मिले। और ये जो सिस्टमैटिक प्लान्स जो होते हैं ये टिपिकली लोग रिटर्न्स जैसे ही आते हैं उसमें से आप विड्रॉ करते हैं। जैसे एक सवाल भी आया था कि मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मैं विड्रॉ करूं, तो वो बात गलत है। क्योंकि अगर हम कोई भी लाइफ में भी हम देखें कि बच्चा जब बड़ा होता है तो सडनली कुछ वो चीज़ें नहीं करता है, वो एक स्टेज होता है कि वो चलने लगेगा या बोलने लगेगा या दौड़ने लगेगा, जो भी करेगा वो एक स्टेज होता है। सिमिलरली हम पढ़ाई जब करते हैं तो हम डायरेक्टली ग्रेजुएट नहीं होते हैं, 5th में जाते हैं, 6th में जाते हैं, 10th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, वैसे सब आगे सिस्टमैटिकली होता है।
तो इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप सिस्टमैटिक तरीका रखो और ग्रीड और फियर यानी डर और लालच को आप उसमें से बाहर रखो और गोल्स की तरफ ध्यान दो, तो ही आप अच्छी खासी पूंजी आप जमा कर सकते हो। इसमें वॉरेन बफेट का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने मेरे हिसाब से कुछ 11 या 15 साल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, लेकिन आज वो $100 बिलियन से भी ऊपर उनका नेटवर्थ है। लेकिन उनका जो नेटवर्थ है वो मेजॉरिटी जो नेटवर्थ है वो 50th ईयर के बाद ही उनको मिला है। तो क्यों मिला है? क्योंकि वो लंबे समय के इन्वेस्टर हुए हैं और आज सब लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और वो सबसे उनका एक ही फेवरेट वर्ड होता है, हमेशा बोलते हैं, वो है पेशेंस, कि आप अगर पेशेंस दिखाएंगे तो ही आप एक अच्छा इन्वेस्टर आप बन सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। एक और सर क्वेश्चन है, वो मैं ले लेता हूँ कि फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल है। आज अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट अगर आपको यूएस करना है, चाइना करना है, ब्राज़ील करना है, या कुछ स्कीम्स ऐसे भी हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो बहुत सारे स्कीम्स वैसे अवेलेबल हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो आपको शायद पता है या नहीं पता है कि आज म्यूचुअल फंड में अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड में भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, आप सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का ट्रेडिशनल तरीकों से एक बेटर ऑप्शन है, जहाँ पे 100% प्योरिटी आपका रहता है और आपका पैसे में किसी भी तरह का, गोल्ड में या सिल्वर में किसी भी तरह का डिप्रिसिएशन नहीं रहता है। तो सतीश सर, थैंक यू, आपने आज का बहुत ही अच्छा सेशन लिया और सिंपल तरीके में चीज़ें रखी हमारे ऑडियंस के सामने में। तो सर थैंक यू सर आपका। थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे पार्टनर्स, कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। आपने समय निकाला आज के हमारे सेशन के लिए। और आप सभी को ये जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, नवरात्रि, धनतेरस, दिवाली और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे हम इन त्योहारों में कुछ भी खरीदना शुभ मानते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को भी उसका आप एक पार्ट बनाइए। और ये जो अच्छा मुहूर्त है, सीज़न है, उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट का शुभ शुरुआत एक एसआईपी के थ्रू करिए। और एसआईपी अगर चल रही है तो उसको थोड़ा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाइए। तो थैंक यू आप सभी का एक बार फिर से। और इसी के साथ हम आज का जो हमारा इन्वेस्टर सेशन है वो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।